नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 4 मार्च 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। दूसरा कथन है, भारत डोपिंग रोधी पर कोपेनहेगन घोषणा और डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हस्ताक्षर करता है। तो दोस्तों, इन कथनों के बारे में आप लोग विचार कीजिए, तब तक हम लोग खबर देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है और इसने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान शैक्षणिक परिषद शिक्षा मंत्रालय ने आज स्कूली बच्चों और शिक्षकों के बीच मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों, यह राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी क्या है? इसे हम नाडा के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी को भारत में डोप मुक्त खेलों के लिए एक जनादेश के साथ 24 नवंबर 2005 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। तो ऐसे में दोस्तों, पहला कथन सत्य हो जाता है। और दोस्तों, राष्ट्रीय डंपिंग रोधी एजेंसी, इसका उद्देश्य ही है कि विश्व डंपिंग रोधी एजेंसी कोड के अनुसार डंपिंग रोधी नियमों को लागू करना, डोप नियंत्रण कार्यक्रम को विनियमित करना, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा डोपिंग एवं इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो इस तरह से नाडा के पास इसके लिए आवश्यक अधिकार और जिम्मेदारियां हैं। डोपिंग नियंत्रण में योजना, समन्वय, कार्यान्वयन और निगरानी तथा सुधार की वकालत करना। दोस्तों, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, तो यह जो है नवंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2005 द्वारा वाडा को मान्यता दी गई थी और वाडा की प्राथमिक भूमिका सभी खेलों और देशों में एंटी डोपिंग नियमों को विकसित करना, सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित करना, और इस तरह से भारत इसके साथ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो भारत डोपिंग रोधी कोपेनहेगन घोषणा और डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हस्ताक्षर करता है। तो ऐसे में दोनों कथन सत्य हो जाते हैं, अतः उत्तर सी होता है। तो इस तरह से यह खबर में है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहला दिया गया है ऑपरेशन बरखाने फ्रांस, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच जर्मनी, ऑपरेशन टूरस यूके, ऑपरेशन अर्जेंट फ्यूरी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, इन युग्मों पर आप लोग विचार कीजिए। थोड़ा समय आप लोगों को इन ऑपरेशंस के बारे में चर्चा करता हूं। तो यह ऑपरेशन बरखाने है क्या? तो इसे फ्रांस ने उत्तरी अफ्रीका के साहेल में जनवरी 2013 में ऑपरेशन सर्वल लॉन्च किया था और यह ऑपरेशन अलकायदा से जुड़े इस्लामिक चरमपंथियों का मुकाबला करने तक सीमित था, जिन्होंने उत्तरी माली पर नियंत्रण कर लिया था। और दोस्तों, 2014 में इस ऑपरेशन सर्वल को बढ़ाया गया और इसका नाम बदलकर ऑपरेशन बरखाने कर दिया गया। और इस उन्नत ऑपरेशन का उद्देश्य साहेल क्षेत्र में गैर राज्य सशस्त्र समूहों के पुनरुत्थान को रोकने के लिए स्थानीय सशस्त्र बलों की सहायता करना था। और इस तरह से इसने माली, नाइजर, बुर्किनो फासो, मार्टिनिया और चाड में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया और इस मिशन के हिस्से के रूप में लगभग 4500 फ्रांसीसी कर्मियों को स्थानीय संयुक्त आतंकवाद विरोधी बल के साथ तैनात किया गया था। तो यह कथन तो सत्य है, पहला सही है, फ्रांस से संबंधित है। दूसरा है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। यह सन 1998 की बात है, जिसमें केन्या और तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर आतंकवादी आक्रमण हुए और एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन अलकायदा को इन दूतावासों पर आक्रमण के लिए जिम्मेदार माना गया। परिणामतः इस बमबारी के कुछ दिनों बाद क्लिंटन प्रशासन ने आतंकवाद समाप्ति के नाम पर एक नया मिशन शुरू किया, जिसे ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच नाम दिया गया। तो ऐसे में यह कथन असत्य हो जाता है, जर्मनी से सुमेलित नहीं है। यह है किसका? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। और दोस्तों, इस अभियान में अमेरिका ने किसी की परवाह किए बिना सूडान और अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमले किए। इवन संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अमेरिका ने अनुमति नहीं ली थी।
दोस्तों इसके बाद ऑपरेशन टूरस की बात की जाए तो यह यूके का है। यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि बोको हराम उग्रवाद के दौरान नाइजीरिया की सहायता के लिए ऑपरेशन टूरस ब्रिटिश सैन्य अभियान का एक कोड नेम है। तो इस तरह से यूके, ये भी सत्य है। और दोस्तों इसमें जो चौथा दिया गया है ऑपरेशन अर्जेंट फ्यूरी संयुक्त राज्य अमेरिका, यह भी सुमेलित है, क्योंकि 1983 को लगभग 2000 संयुक्त राज्य मरीन ने कैरेबियाई द्वीप ग्रेनेडा पर आक्रमण का नेतृत्व किया और कोड नाम ऑपरेशन अर्जेंट फ्यूरी को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने उस समय द्वीप पर रहने वाले 1000 अमेरिकी नागरिकों को ग्रेनेडा की मार्क्सवादी सरकारों द्वारा खतरों का मुकाबला करने के लिए आक्रमण का आदेश दे दिया था। तो ऐसे में इन चारों कथनों में 3 युग्म, यानी इन चारों युग्मों में 3 युग्म सही सुमेलित हैं। ऐसे में उत्तर सी हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें खबर में दिया गया है जिसमें ऑपरेशन बरखाने की चर्चा की गई, क्योंकि फ्रांस ने 1 दशक लंबे ऑपरेशन बरखाने को अफ्रीका में समाप्त कर दिया है। तो उसी से संबंधित यह आई हुई खबर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सुमेलित हैं? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी। दूसरा है हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना। तीसरा है करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह। तो दोस्तों इसमें एक एक करके हम लोग युद्धों की चर्चा करते हैं, तब तक आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में, तो दोस्तों यह कथन सत्य है, क्योंकि 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य यह लड़ा गया था। तो नादिर शाह के आक्रमण से भयभीत होकर मोहम्मद शाह 80,000 सेना लेकर के निजामुल मुल्क कमरुद्दीन तथा खाने दौरा के साथ आक्रमणकारी का मुकाबला करने के लिए चल पड़ा और शीघ्र ही अवध का नवाब सादत खां भी उससे आ मिला और इस तरह से करनाल युद्ध 3 घंटे तक चला था और इस युद्ध में खाने दौरा युद्ध में लड़ते हुए मारा भी गया था, जबकि सादत खां बंदी बना लिया गया और इस दौरान निजामुल मुल्क ने शांति की भूमिका निभाई थी। और दोस्तों सम्राट मोहम्मद शाह निजामुल मुल्क की इस सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे मीर बख्शी के पद पर नियुक्त कर दिया, क्योंकि खाने दौरा के मृत्यु के बाद यह पद रिक्त हो गया था। तो दोस्तों यह तीसरा तो सत्य है। अब बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को, ये ध्यान रखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धारियों तथा मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया। तो ऐसे में दूसरा कथन भी सत्य हो जाता है। तीसरा है चौसा का युद्ध। तो दोस्तों यह भी कथन एकदम सत्य है, क्योंकि चौसा का युद्ध भारत में मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी के बीच हुआ था और यह युद्ध 29 जून 1539 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया था। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला कथन भी सत्य है और दोस्तों हुमायूं के शासन को लड़खड़ाता हुआ शासन कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों कथन सत्य, अतः उत्तर डी होगा। और यहाँ पर इसी संबंधी आई हुई है खबर इंडियन एक्सप्रेस में कि स्टोरी ऑफ हुमायूं बियॉन्ड हिज फेलियर एंड एक्साइल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दिया गया है कि हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। दोस्तों हुमायूं का अर्थ ही भाग्य होता है, लेकिन वह मुगल साम्राज्य का सबसे दुर्भाग्यशाली शासक था। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रायः चर्चा में रहने वाली बसंत क्रांति है एक राजनीतिक आंदोलन जिसका उद्देश्य सिर्फ म्यांमार में सत्ता परिवर्तन है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पहला ही कथन सत्य हो जाता है, क्योंकि फरवरी 2021 में तत्मादों ने एक तख्ता पलट किया, जिसके कारण अंततः म्यांमार की अनुभवी नागरिक लोकतांत्रिक नेता आंग सान सू की नेतृत्व वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी सरकार गिर गई। तख्ता पलट के बाद लोगों द्वारा एक विशाल प्रतिरोध आंदोलन शुरू किया गया था, जो अभी भी अपने सक्रिय रूप में है और इसे बसंत क्रांति या स्प्रिंग रिवॉल्यूशन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसी से संबंधित यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, इसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं 2008 में आए हुए प्रश्न की ओर। प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ में जीवित बैक्टीरिया होते हैं जो मानव के लिए लाभदायक माने जाते हैं, यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ गट फ्लोरा को बनाए रखने में मदद करता है, यह भी कथन एकदम सत्य है। दोस्तों प्रोबायोटिक्स की जब बात हम सुनते हैं तो यह समझ में नहीं आता है कि आखिर यह है क्या। अगर हम कहें कि यह एक बैक्टीरिया है
जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, तो गलत नहीं होगा। अक्सर लोगों को लगता है कि बैक्टीरिया हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, लेकिन कुछ प्रोबायोटिक्स जैसे अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारी अच्छी सेहत के लिए जरूरी होते हैं। प्रोबायोटिक्स को अच्छे बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है और गट को स्वस्थ बनाने के लिए प्रोबायोटिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऐसे में ये दोनों कथन सत्य होते हैं, अतः आंसर सी होगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। इसमें हम बात करेंगे हबल स्पेस टेलीस्कोप की। तो यहाँ पर जो खबर है इसमें यही दिया जा रहा है कि स्पेस एक्स और अन्य कंपनियों के उपग्रह हबल टेलीस्कोप द्वारा ली गई छवियों को कैसे खराब कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि प्रतिष्ठित कक्षीय वेधशाला द्वारा बनाए गए चित्रों की बढ़ती संख्या उपग्रहों के गुजरने से बाधित हो रही है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए ब्रह्मांड की विस्मयकारी छवियों को रिकॉर्ड करने के लिए जाना जाने वाला हबल टेलीस्कोप खतरे में है। तो इस तरह से निजी कंपनियां हजारों उपग्रहों को लॉन्च कर रही हैं जो टेलीस्कोप की फोटो बॉम्बिंग कर रहे हैं और लंबी चमकदार धारियां और प्रकाश की वक्र उत्पन्न कर रहे हैं जिन्हें हटाना असंभव हो सकता है। और इस तरह से यह समस्या और भी गंभीर होती जा रही है और इस तरह से उपग्रहों को पार करने से यह खराब हो रही हैं। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि स्पेस एक्स और अन्य कंपनियों द्वारा हजारों और उपग्रह लॉन्च किए गए हैं और कई आने वाले वर्षों में कक्षा में जाने की उम्मीद है, जिससे हब्बल और संभावित रूप से अंतरिक्ष में अन्य टेलीस्कोप प्रभावित होंगे। तो दोस्तों यह हबल टेलीस्कोप है क्या? तो दोस्तों इस टेलीस्कोप का नाम खगोल शास्त्री एडविन हबल के नाम पर रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह वायुमंडल के बाहरी क्षेत्र में उपग्रह के चारों ओर 593 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में स्थित है। यानी यह वेधशाला अंतरिक्ष में स्थापित की जाने वाली पहली प्रमुख ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। इसने अपने प्रक्षेपण में 1990 में लो अर्थ ऑर्बिट के बाद से खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व खोज की है। इसे गैलीलियो के टेलीस्कोप के बाद खगोल विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति माना जाता है। यह नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम का एक हिस्सा है जिसमें 4 अंतरिक्ष आधारित वेधशालाओं का एक समूह है और प्रत्येक वेधशाला एक अलग तरह के प्रकाश के ब्रह्मांड पर नजर रखता है। और इस प्रोग्राम के अन्य मिशनों में विजिबल लाइट स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी और चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी भी शामिल है। तो दोस्तों यह टेलीस्कोप आकार में एक स्कूल बस यानी 13.3 मीटर से बड़ा है और दोस्तों इसमें 7.9 फीट का दर्पण है। यह काफी दूरी पर स्थित सितारे, आकाशगंगाओं और ग्रहों को देखकर ब्रह्मांड को समझने में खगोलविदों की मदद करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको संक्षिप्त में दिया गया है। यह ऑपरेटेड बाय नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इन नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट, यह जो है इसे ऑपरेट करता है और 1990 में इसे लॉन्च किया गया था। और दोस्तों देखा जाए तो अब हबल स्पेस टेलीस्कोप का जो उत्तरवर्ती है, तो हबल के उत्तरवर्ती के रूप में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, यह भी महत्वपूर्ण था। दोस्तों आज के लिए पहला प्रश्न है कि मुगल वंश की स्थापना किसने और कब की थी। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रोबायोटिक क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।